प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। बोर्ड्स में डायरेक्टली डेरिवेशन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं पहले है क्या। तो इसको सिंपल रखने के लिए हम एक काम करेंगे, एक क्यूब लेते हैं इस तरीके से। इस क्यूब की साइड ले ली जाए एल। ये कैसी क्यूब है यार, इसको बनाओ पहले क्यूब। ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा जेड एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब इसके अंदर अभी मान लेंगे हम यहाँ पर एक गैस का मॉलिक्यूल है जिसका मास है m। यहाँ पर m स्मॉल m है ना, m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अच्छा, अभी जो हम आइडियल गैस मान के चल रहे हैं वो है मोनो एटॉमिक। ठीक, मोनो एटॉमिक मानने का फ़ायदा क्या होगा, मोनो एटॉमिक है तो उसमें सिर्फ मोशन हो सकता है इस तरीके से, वो इतनी छोटी है कि उसमें रोटेशन नहीं होगा, उसकी रोटेशनल एनर्जी और कोलिजन में रोटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सब हमें कंसिडर ही नहीं करना है। ओके, हमारे पास यहाँ पर बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो उसको बोला जाएगा n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ऑलराइट। अब देखो, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये रैंडम मोशन में है, तो किस तरफ जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, कहीं भी जा सकता है। तो इसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे, vx, vy एंड vz। कोई भी एक स्पेशल डायरेक्शन नहीं होता, गैस को हम मान के चलते हैं आइसोट्रोपिक है, तो उसके vx में जितना होगा उतना ही vy में भी हो सकता है, vz में भी हो सकता है। कभी vx ज़्यादा होगी, कभी vy ज़्यादा होगी, कभी vz ज़्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए सब मिल मिला करके एवरेज आउट हो जाते हैं, सब बराबर से हो जाते हैं। अभी हम सिर्फ vx को कंसिडर करेंगे, vx। अब ये पार्टिकल इधर आएगा, यहाँ टकराएगा, फिर वापस जाएगा, सीधे टकराया है तो फिर दूसरी वॉल से टकराएगा, फिर वापस इधर जाएगा। ठीक है, तो इसका इस तरीके से मोशन होता रहेगा। हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक साइड है, ये हमारी दूसरी साइड है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है इस तरीके से L, और इसकी ट्रैजेक्टरी देखो, ये यहाँ से था, इस तरीके से चला है, टकरा के वापस सीधे इधर आया होगा, यहाँ पर टकराएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर टकराएगा, फिर ये इधर आएगा। इस तरीके से इसका टकराव चलता रहेगा। इसकी इस दिशा में जो है वेलोसिटी वो है vx। कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर एक कोलिजन में कितना हमारे पास मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है, डेल्टा p इन वन कोलिजन, उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, इस तरफ था पहले mvx, बाद में उसका हो जाएगा टकराने के बाद mvx, तो चेंज की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स mvx, है ना। पहले इधर था mvx, फिर उसको 0 किया गया, फिर उतना ही इधर बढ़ा दिया गया, तो 2 mvx इज द चेंज। ओके, टाइम की बात की जाए, डेल्टा t, कितना टाइम लगा ये मोमेंटम को ट्रांसफ़र होने में। देखो, हम जानते हैं कि जब कोलिजन होता है बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है और उसी में सारा का सारा मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन हमें वो वाला टाइम कंसिडर नहीं करना है, वो एक इंस्टेंट हुआ। हमें पता है कि यार ये यहाँ पे भड़ 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 इस तरीके से बहुत सारा होता जा रहा है। हम ओवरऑल एवरेज आउट करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे कितना लगा है, पूरा का पूरा ड्यूरेशन। 1 सेकेंड में मान लो 500 बार कोलिजन हो गए, तो हम 500 कोलिजन मल्टीप्लाइड बाई एक कोलिजन में कितना होता है हमारा मोमेंटम ट्रांसफर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक पूरे सेकंड के लिए कितना एवरेज फोर्स लग रहा होगा वो पता चल जाएगा। हमें वही एवरेज फोर्स पता करना है। तो हमारे पास डेल्टा टी, यानी कि हम ये देखेंगे एक कोलिजन और फिर से दोबारा कोलिजन होने के बीच में कितना टाइम लगा है वो पता कर लेते हैं। तो वो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक गए थे L, और फिर से यहाँ से टकरा कर आए होंगे L, डिस्टेंस हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय हमारे पास की जो स्पीड है वो पूरे टाइम vx ही रही है, खाली डायरेक्शन चेंज हुआ है,
तो ये हमारे पास टाइम लग गया। ओके, फोर्स क्या होता है? फोर्स एवरेज, उसकी वैल्यू हो जाती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज आउट कर दिया, इम्पल्सिव फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसको एवरेज आउट कर रहे हैं एक लंबे समय के लिए। तो यहाँ से फोर्स एवरेज की वैल्यू हो जाती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी था 2mvx डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है 2l अपॉन वीएक्स। यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है mvx² डिवाइडेड बाय l। बहुत ही सिंपल, हमारे पास एवरेज फोर्स आ गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना एवरेज फोर्स लगता रहता है। अगर एक पार्टिकल ऐसे खट 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 टकराता रहता है तो ये फोर्स यहाँ पर इम्पार्ट हो। लेकिन एक पार्टिकल की ये बात थी ना, दिस इज बिकॉज ऑफ वन एटम, ड्यू टू वन एटम। हमारे पास कितने एटम है टोटल? n, कैपिटल N है ना। टोटल फोर्स इज इक्वल टू n, मल्टीप्लाई कर दो आप इस चीज से, n इंटू mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। हमारे पास टोटल फोर्स आ गई। ये किस चीज के ऊपर फोर्स लगा है? ये फोर्स लगा है इस वाले एरिया के ऊपर। अच्छा, अब मुझे प्रेशर पता करना है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू है n mvx² डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय एरिया। ये वाला एरिया कितना है? अभी क्यूब थी, ये भी साइड l है, ये भी साइड l है, तो हमारे पास एरिया हो जाएगा l²। यहाँ से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाती है n mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l³। और देखो यहाँ पर l³ क्या है, कौन बता सकता है? l³ है हमारी इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम। ये हो जाएगा n mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया है P। अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। पहली चीज़, हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हमने वेलोसिटी मानी थी vx, उसके कारण हमारे पास जो फोर्स आता था वो mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l आता था। लेकिन उसको हमने n पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया। n पार्टिकल्स में अब देखो यहाँ पर l तो सभी के लिए सेम है, m भी सभी के लिए सेम है, लेकिन क्या सभी के लिए vx की वैल्यू सेम थी? कोई यहाँ पर तेज इधर जाता होगा, कोई यहाँ पे धीरे जाता होगा, है ना। किसी की वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़्यादा होगा, उसका x कंपोनेंट कम होगा। तो यहाँ पर हमें एवरेज वैल्यू लेनी चाहिए थी, और एवरेज वैल्यू किस चीज़ की लेनी चाहिए थी? vx के स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा दिस इज एवरेज, राइट। vx² एक एवरेज वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं, vx² एवरेज, vx² एवरेज, दिस इज एवरेज ऑफ vx का स्क्वायर। अब ये बड़ी टेढ़ी सी चीज़ आ गई, एवरेज ऑफ vx² होता है क्या? तो देखो किसी भी गैस पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास उसका एक vx कंपोनेंट हो सकता है, उसका एक vy कंपोनेंट हो सकता है, उसका एक vz कंपोनेंट हो सकता है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखनी है, द गैस इज आइसोट्रोपिक, गैस इज आइसोट्रोपिक। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोट्रोपिक है, उसके लिए कोई एक प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है ना, नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर n, कैपिटल N, इतने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें सभी में अगर मैं एवरेज इसका निकालना चाहूँ तो जितना vx होगा उतना ही vy होगा, उतना ही vz होगा। कोई रीज़न नहीं है कि सभी का अगर मैं एवरेज आउट करूँ तो vx ज़्यादा निकल के आ जाए, करेक्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि vx के स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू vy के स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू vz के स्क्वायर का एवरेज। अच्छा, और एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है v, वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जगह एवरेज वैल्यूज़ लूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों बराबर थे, तो यहाँ पर तीनों जगह मैं सेम लिख सकता हूँ, तो ये हो जाता है 3vx का स्क्वायर। यहाँ पर ये वेलोसिटी
स्क्वायर्ड है, एवरेज वेलोसिटी के स्क्वायर की बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये सारी की सारी एवरेज वैल्यूज हैं। दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज, दिस इज ऑल्सो एवरेज। हमारे फॉर्मूले में वी एक्स स्क्वायर का एवरेज का यूज़ है। यहाँ से वी एक्स स्क्वायर के एवरेज को मैं वी स्क्वायर के एवरेज की टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो वो वैल्यू आ जाएगी वी एक्स के स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू वी स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाय 3। और अब इस वैल्यू को हम रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, हमारे पास प्रेशर की वैल्यू हो जाती है। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एन एम अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर का एवरेज। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमने डेराइव कर लिया प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एन एम अपॉन वॉल्यूम टाइम्स वी स्क्वायर का एवरेज। कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। पहली चीज़, ये एम क्या था? एम था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक। कैपिटल एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उन सभी मॉलिक्यूल सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो सबका मास स्मॉल एम होगा। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? इस पूरी गैस का जितना भी मास था, है ना, तो ये बन जाता है टोटल मास ऑफ द गैस। हमारे फॉर्मूले में और एक टर्म है, ये वी स्क्वायर का कुछ एवरेज लिया हुआ है। तो अभी क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो गैस में पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, सभी की स्पीड कितनी हो जाएगी? v1, v2, v3, v4, इस तरीके से सारी की सारी मान लो वो वेक्टर है। अच्छा, इन सबका मैं एवरेज ले दूँ तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली जीरो होगी। कोई इधर जा रहा है, 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 सेंटर ऑफ मास तो नहीं मूव कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली जीरो आने वाली है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी हमारे उतने ज़्यादा काम की नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहले हम बोलेंगे वी आर एम एस इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये कैसी वेलोसिटी हुई? पहले तो सभी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर किया जाए, है ना। v1 का स्क्वायर कर दो, v2 का भी स्क्वायर कर दो, v3 का भी स्क्वायर कर दो। ऐसे हमारे पास जितनी भी वेलोसिटी है सबका स्क्वायर कर दो, उल्टे डायरेक्शन में चलते स्क्वायर कर दो। फिर उसका मीन निकालो, उसका मीन निकालो यानी उसकी एवरेज निकालो। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे, जितनी भी वेलोसिटी है vn का स्क्वायर कर देंगे। फिर इनको डिवाइड करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास जितने थे, तो इससे हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ गए, फिर उसके बाद उसका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से अंडर रूट आ जाता है। ये हो जाता है हमारा VRMS। इस वेलोसिटी का बहुत यूज़ आने वाला है। अच्छा देखो, अगर मैं VRMS का स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस 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 डिवाइडेड बाय n। और यही तो हो जाएगा हमारे v स्क्वायर का एवरेज जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कारण से मैं फॉर्मूले को फिर से रीराइट कर दूंगा। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एन एम VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज़ है ये था हमारा टोटल मास ऑफ द गैस, नीचे है वॉल्यूम जो जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम ये वाली चीज़ बन जाती है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू VRMS का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, प्रेशर, डेंसिटी और VRMS के बीच में लिंक। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या हम इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं? अगर मैं वॉल्यूम को इस तरफ ले आऊँ तो इस तरफ क्या हो जाता है? PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से मुझे और एक चीज़ मिलती है, PV इज इक्वल टू nRT विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरफ क्या बचता है? 1/3 nm VRMS का स्क्वायर। तो 1/3 nm इंटू VRMS का स्क्वायर। यहाँ से देखो हम फिर लिख सकते हैं, ये 3 को दूसरी तरफ ले आओ, n को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाता है हमारे पास 3RT इज इक्वल टू nm डिवाइडेड बाय n इंटू VRMS का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ क्या है? ऊपर है हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास
मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने हैं, तो इस गैस का टोटल मास आ गया ना, हम पहले भी देख चुके हैं, टोटल मास ऑफ द गैस। नीचे क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये है टोटल मास ऑफ द गैस, ये है नंबर ऑफ मोल्स। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमें मिल जाता है मोलर मास ऑफ द गैस। तो हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम, और VRMS एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज मोलर मास ऑफ गैस। इसकी यूनिट क्या होगी, मोलर मास ऑफ गैस की मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मोल। ये चीज़ याद रखना है। यूजुअली हमें अगर बोला जाता है हाइड्रोजन गैस का मोलर मास क्या है, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। लेकिन 2 ग्राम पर मोल वो ऐसा यूनिट नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा 0.002 ग्राम पर मोल। तो ये किलोग्राम पर मोल में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। इसी को अब मैं फिर से रीअरेंज कर दूंगा। देखो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी VRMS इज इक्वल टू √3RT डिवाइडेड बाय M, जहाँ पर मोलर मास इज इन किलोग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूले आ चुके हैं। इन दोनों फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, VRMS का देखो ये वाला फॉर्मूला हमारे ज़्यादा काम आएगा। VRMS इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसी भी गैस के लिए उसका मोलर मास तो कांस्टेंट होता है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी RMS वेलोसिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अच्छा, यहाँ पे देख के लग रहा होगा वेलोसिटी प्रेशर का भी तो फंक्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, VRMS इज इक्वल टू 3P/ρ का अंडर रूट। क्या ये काम नहीं करेगा, अगर मैं प्रेशर कम ज़्यादा करूँगा तो क्या वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। देखो प्रेशर बढ़ाते हैं अगर, तो हम उसकी वॉल्यूम कम करते हैं, है ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम करेंगे, और वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है प्रेशर बढ़ा रहे हो और ये भी बढ़ जाए, तो वेलोसिटी RMS पे क्या असर होगा वो हमें तब पता चलेगा जब टेम्परेचर पे क्या हो रहा है वो पता चलेगा। वेलोसिटी RMS टेम्परेचर की वजह से हम चेक करेंगे यूजुअली। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What is the RMS speed of hydrogen gas at 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ताकि हमें पता तो चले 27 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मौजूद है ही सही। उसकी स्पीड पहले तो गैस करो किस ऑर्डर की होगी, वो 2 मीटर पर सेकेंड टाइप की होगी, या फिर वो 200 मीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी तेज़ एटम जा रहे होंगे, बस गैस करने की कोशिश करो। यहाँ पर वैसे फॉर्मूला क्या हम यूज़ करने वाले हैं, हमारे पास VRMS इज इक्वल टू √3RT डिवाइडेड बाय M, जहाँ पर ये होगा किलोग्राम पर मोल में। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कैसे है। हमारे पास VRMS की वैल्यू आ जाएगी √3। R की वैल्यू क्या आती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। टेम्परेचर कितना है 27 लिखते हैं। यहाँ पर ये जो T होता है वो केल्विन में होता है। 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन डिवाइडेड बाय किलोग्राम पर मोल में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है पहली बात तो, H2 मॉलिक्यूल होगा उसका, राइट, यानी कि 2 ग्राम पर मोल होता है। लेकिन हमें ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा तो हो जाएगा 0.002 किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.002। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर लो। ये हमारे पास इस तरीके से कट जाता है, ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका अंडर रूट। अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ पर कर लिया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ से 3 और 2 6 बाहर आ जाएगा, हमारे पास 600 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट का 10 यहाँ पर बचेगा। अंडर रूट 10 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 से थोड़ा बड़ा ही होगा वो, तो 3.2 वो होता है। तो 600 इंटू 3.2 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं 2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। आओ आगे टकरा के गए, लेकिन इतनी तेज लगता नहीं है, उसका मास बहुत कम होता है। तो हल्का हल्का जो हमें प्रेशर फील हो रहा है, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, उसके कारण ही हमें प्रेशर
फील होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे पास मान लो इस तरीके से गैस है, इसमें भरी हुई है 3 लीटर 180 एम्पर, है ना, यहाँ पर एक पिस्टन है। फिर मैंने यहाँ पर इसको कंप्रेस कर दिया थोड़ा सा इस तरीके से, तो कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम बचा है 1 लीटर और प्रेशर हो गया हुआ इसका 380 m। तो अब इन दोनों ही केसेस में हमारे पास पहली बात बता दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 27 डिग्री सेल्सियस पे। क्या दोनों केसेस में आरएमएस वेलोसिटी सेम होगी? क्या यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स इधर जाके ऐसे टकरा रहे हैं उनकी स्पीड और इस केस में यहाँ पे प्रेशर 3 टाइम्स है, क्या दोनों में सेम होगी? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर भले ही कुछ भी हो, हमारे पास फॉर्मूला यही वाला होता है। आपने दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा देखा था? VRMS इज इक्वल टू √3p/ρ। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास प्रेशर अलग अलग है, 180 m और 380 m, लेकिन डेंसिटी भी तो अलग है। यहाँ पे इसकी डेंसिटी भी 3 टाइम्स होगी। सेम अमाउंट ऑफ गैस थी, उसी को कंप्रेस करके वॉल्यूम 1/3 कर दिया, डेंसिटी भी 3 टाइम्स हो गई होगी, प्रेशर भी 3 टाइम्स हो गया होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे हम लिख भी लेंगे VRMS इज सेम फॉर बोथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और एक सवाल देखते हैं। At a certain temperature, the RMS speed of hydrogen molecule is 2 km/s. What will be the RMS speed of oxygen gas at same temperature? तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया? देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ मोलर मास। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा V2/V1 इज इक्वल टू √m1/m2 ना। ये डिनोमिनेटर में अगर ये ऊपर होता तो m2/m1 हो जाता है। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी V1 इंटू √m1/m2। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। V1 यानी ये हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन के लिए V1 की वैल्यू थी 2000 मीटर/सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय m1 क्या होगा? हाइड्रोजन का मोलर मास। मोलर मास वो होता है 2 ग्राम/मोल। यहाँ पर हमें इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे भी सेम ही यूनिट है। जो भी यूनिट होगी वो कट जाएगा। तो ऑक्सीजन का हमारे पास मोलर मास क्या होता है? O2 एंड H2 की बातें हो रही थी यहाँ। O2 का हो जाएगा 32 ग्राम/मोल। ये आ जाता है 2000 डिवाइडेड बाई √16 विच इज़ इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 500 मीटर/सेकेंड। हम जिस ऑक्सीजन की सांस ले रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, हम उसको कितनी तेज खींचे, लेकिन वो इतनी तेज 500 मीटर/सेकेंड से वो यहाँ पे वैसे ही रैंडम मोशन कर रही है। और एक छोटा सा वेरिएशन देखते हैं इसी क्वेश्चन का। At a certain absolute temperature x, the RMS speed of hydrogen molecule is 2 km/s. At what temperature the RMS speed of oxygen will be the same? तो हमारे पास फॉर्मूला फिर से वही है, VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया? देखो, हमें बोला गया है कि दोनों की RMS स्पीड सेम है। इसका मतलब दोनों के लिए 3RT/m की वैल्यू भी सेम होगी, यानी कि दोनों के लिए T/m की वैल्यू सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं T1/m1 विल बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय m2। बस ये हमें पता करना है। हाइड्रोजन के लिए T1 की वैल्यू है x, उसका मोलिकुलर मास होता है 2 ग्राम/मोल। और ऑक्सीजन के लिए हमें T2 पता करना है, उसका मोलर मास होता है 32 ग्राम/मोल। यहाँ से हमें पता चलता है T2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स x। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये जो डेरिवेशन है, इसमें अगर आपको मजा आया तो प्लीज़ पूरी की पूरी योलो सीरीज़ देखो, एब्सोल्युटली फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ सर्च करना है, और यूट्यूब पे क्या सर्च करोगे, योलो जेई फिजिक्स, योलो जेई समथिंग समथिंग, और मज़ा आ जाएगा आपको। पूरे के पूरे वीडियो देखो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो, डोनेट करो, कुछ मज़ा आएगा। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में।